नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बहस जरूरी है में। मैं हूं आपके साथ। आज पूजा खंडूरी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। आज बहस जरूरी है किस विषय पर? हरियाणा में बजट सत्र चल रहा है। जनता से जुड़े तमाम इश्यूज कितने डिस्कस हो पा रहे हैं, या फिर ये सत्र केवल हंगामे की ही भेंट न चढ़ जाए, इसको लेकर करेंगे हम बात। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। सदन में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी हुई। वहीं सदन में 590 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले की गूंज भी सुनाई दी, जिस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी में जमकर बहस हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि हरियाणा विधानसभा सेशन में सिर्फ बवाल ही होगा या कोई सौगात भी मिलेगी? बहस जरूरी है में पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधायकों के सवालों की गूंज सदन में खूब सुनाई दी। कांग्रेस ने सदन में काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया। प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों पर नजर डाले तो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में अस्पतालों की संख्या कितनी, जिन्हें सरकार की ओर से रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई, उनके नाम और अवस्थिति क्या है, सरकार की ओर से भूमि के आवंटन के लिए निर्धारित नियम और शर्तें क्या हैं, जिनमें गरीब व्यक्ति और रोगियों के लिए मुफ्त उपचार के प्रावधान से संबंधित विशिष्ट शर्तें सम्मिलित हैं, उन गरीब व्यक्तियों या रोगियों के महीने और अस्पतालों के हिसाब से संख्या कितनी है, जिन्हें बीते 5 वर्षों के दौरान इन अस्पतालों में बाहरी और आंतरिक इलाज प्रदान किया गया है। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने खिलाड़ियों की नौकरियों का मुद्दा उठाया। वर्ष 2019 से अब तक नकद पुरस्कार योजना और स्कॉलरशिप योजना के तहत आवेदनों की संख्या पूछी, जो पात्र खिलाड़ियों और कोचों की ओर से भेजे गए हैं। इसमें से स्वीकृत और लंबित आवेदनों की कितनी संख्या है? 2019 से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटे के अंतर्गत एथलीटों को कुल कितनी नौकरियों की पेशकश दी? 2019 से एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कोटे के अंतर्गत एथलीटों को कुल कितनी नौकरियों की पेशकश दी गई? सरकार की ओर से कितनी नौकरियों पर सफलतापूर्वक कार्य ग्रहण किया गया? इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप ने बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति पूछी। लाभ एवं हानि में चल रही शाखाओं की जिलावार संख्या कितनी है? सहकारी समितियों में नए कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए मानदंड का ब्यौरा क्या है? वहीं विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सदन में 590 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले की गूंज सुनाई दी, जिस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी में जोरदार बहस हुई। 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए, अभी तो बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। कार्य कर रहा है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाया? ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात जमा कराया, क्या हुआ, क्या कदम उठाए? पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट, ये विषय गंभीर है, विपक्ष के नेता ने कहा है, बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारी आंख हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब एफडी बनी हुई थी, पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में जनता के कितने मुद्दे उठे, उन मुद्दों की गूंज का कितना असर होगा,
क्या सदन की कार्यवाही में सिर्फ हंगामा रहेगा या वाकई जनता के हितों पर काम होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आज क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको दिखाया है। इसी पर करनी है आज बात। तो कुछ सवाल है जो सवाल आज पूछेंगे हम। सबसे पहला सवाल, सत्र में कितनी जनता की आवाज उठ पा रही है? ये सवाल नंबर 1 है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने जरूरी है। सवाल नंबर 2, क्या जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की गूंज रह रही है या रहने वाली है, या फिर हंगामे की भेंट ही सत्र की कार्रवाई चढ़ने वाली है? कुछ प्रोडक्टिविटी निकलेगी, जनता से जुड़े मुद्दे उठेंगे, उन पर बात होगी, उन पर सवाल पूछा जाएगा, उन पर जवाब दिया जाएगा, या फिर सिर्फ हंगामा ही होता रह जाएगा? यही दरअसल बड़ा सवाल है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई में जनता के अब कितने मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से भी, और क्या जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से भी, उस पर भी करेंगे बात। उन मुद्दों की गूंज का असर किस तरीके से होगा, ये भी देखना होगा। क्या सदन की कार्रवाई में सिर्फ हंगामा रहेगा या वाकई जनता के हितों पर काम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधायकों के सवालों की गूंज तो सदन में खूब सुनाई दी है। कांग्रेस ने सदन में काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग भी की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया। प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से तमाम तरह के सवाल भी पूछे गए, जिसमें अस्पतालों की संख्या का जिक्र भी किया गया जो आफ्ताब अहमद की तरफ से किया गया था। तो वहीं सरकार की ओर से रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई, उनके नाम और स्थिति अभी क्या है उसके बारे में भी सवाल किया गया। हालांकि देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सदन में कार्यवाही चल रही है तो ये कार्यवाही प्रोडक्टिव निकले। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। संदीप हिंदुस्तानी कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। ललित अरोड़ा जी कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। विजेंद्र रेड्डू जी कनेक्ट हो गए हैं, INLD से प्रवक्ता है। केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो मलकानिया सर आती ही रहेंगी, सब लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष भी रखते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत में आज आपके साथ करना चाहती हूँ, आपका एनालिसिस हाल के कुछ वर्षों में और अब जो बजट की ये कार्यवाही चल रही है उसको लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? जनता से जुड़े मुद्दे क्या उठ पा रहे हैं, क्या उन पर बात हो पा रही है, या फिर हंगामे की ही भेंट ज्यादा चढ़ता हुआ ये सत्र नजर आ रहा है? मलकानिया सर। पूजा जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। जो विधानसभा का सत्र होता है, विधानसभा एक ऐसा पटल है जहां विधायक अपनी बात रखते हैं और सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार उसको जवाब देती है, और विपक्ष जो है वो सरकार की खिंचाई करने की कोशिश करता है। जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाता है, और भ्रष्टाचार जैसे जो कई मुद्दे होते हैं जिनको उठाया जाता है, जैसे अब बैंक घोटाला 495 करोड़ का बैंक घोटाला है, वो विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी ने उठाया और उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया। और इस प्रकार जो बैंक में HDFC बैंक में जो भी घोटाला हुआ है उसके बारे में स्पष्टीकरण तो सरकार को देना ही पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हमने उसको खोजा है और जिस प्रकार भी किया है हमने किया है, परंतु सदन में जो प्रश्न काल होता है उसमें प्रश्न जो विधायक है वो अपने इलाके की समस्या को रखते हैं, प्रश्न उठाते हैं, उसका सरकार से जवाब मांगते हैं। तो इसमें जो है विधायकों को जो है वो पूरा समय मिलना चाहिए। इसमें वॉकआउट वगैरह या दूसरी खिंचातानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें पूरा समय देना चाहिए। और विधायकों को जो है उनकी इलाके की जनता भी देखती है और विधायक की प्रोग्रेस भी वही नजर आती है कि विधायक को अपने इलाके की समस्याओं को कितनी जानकारी है और कितने प्रभावी ढंग से वो विधानसभा में उठा रहे हैं। तो जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार जो है वो आती तो है कई बार तैयारी में, परंतु कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जहां विपक्ष जो है उनको घेरने की कोशिश करता है और सरकार के पास जो है कई बार जवाब नहीं होता है, और कई बार जो है विपक्ष ज्यादा आक्रामक होता है और सरकार अभी क्या हो रहा है सर? अभी क्या हो रहा है आपके हिसाब से? हाँ,
वैसे तो जैसे अब बैंक घोटाले पे है, उसमें जो है वो विपक्ष जो आक्रामक है, सरकार ने उसमें जवाब देने की कोशिश की है और इस प्रकार की बराबर चलता है। हरियाणा विधानसभा में कोई ज्यादा खिंचातानी नहीं होती, परंतु जो प्रश्न है वो पूछना है। विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को उठाए और सरकार का काम है कि उनको जवाब दो। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो खिंचाई सरकार की हो रही है और विपक्ष जो है वो हावी भी होने की कोशिश कर रहा है, परंतु सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है और सरकार जो है विपक्षी सवालों का जवाब दे रही है और विधायकों के मुद्दों का भी उनको जवाब देना पड़ेगा और देती है। परंतु जब बजट आएगा उसके बाद पता लगेगा कि सरकार क्या दे रही है और विपक्ष उसे किस तरह घेरता है और क्या जनता को बजट से आशा है और उन पर कितना खरा उतरती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। संदीप हिंदुस्तानी जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। संदीप जी, विपक्ष का कहना बार बार ये है कि सरकार जो अहम मुद्दे होते हैं उन मुद्दों से चर्चा करने से पीछे हटती है या फिर भागती है, लेकिन आप सरकार की तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी अपना पक्ष रखिए कि इस सत्र के ठोस नतीजे निकले, सिर्फ हंगामा ना हो, जो जनता के लिए प्रोडक्टिव काम भी इसमें हो पाए, उसको लेकर किस तैयारी के साथ सरकार इस सत्र में आ रही है? जी नमस्कार पूजा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज। देखिए, सरकार में जो अभी बजट सत्र जो अभी शुरू हुआ है, तो सरकार का हमेशा से ध्येय रहा कि विपक्ष को पूरा मौका दिया जाए और इस बार भी आप देखेंगे तो पहले प्रश्न काल जो शुरू हुआ है तो कोई भी विपक्ष का प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि ये ना कहे कि हमको बोलने का अवसर नहीं दिया गया या हमें जो कुछ जनता के मुद्दे रखने थे वो हमको नहीं रखने दिए गए। तो सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो विपक्ष है उसके पास मुद्दे बचे नहीं है। तो जो बेवजह की जो बातें होती हैं, जनता के हितों की बात को ध्यान में न रख के बेवजह की बातें करना, ये विपक्ष की एक कार्यशैली बन चुकी है आज के समय में जी। आप जब भी देखेंगे, जब भी मुद्दों पे चर्चा होती है तो विपक्ष का रवैया क्या रहता है कि या तो वो हंगामा करेंगे तो बेल में आ जाएंगे या वो फिर सदन को छोड़ के वॉकआउट कर जाते हैं। तो जब भी हरियाणा के हितों की बात हो या विकसित हरियाणा बनाने की बात हो, नॉन स्टॉप हरियाणा की बात हो, हरियाणा में किस प्रकार से डेवलपमेंट बढ़े, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, अब एआई का समय आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएं, किसानों को लेके सरकार की क्या क्या नीतियां रही हैं, महिलाओं को लेके हम क्या कर सकते हैं, युवाओं को लेके जो सरकार ने किया है, तो सारी चीजें हम एक एक करके, कोई भी विपक्ष का विधायक जब सवाल पूछता है तो सरकार बड़ी बारीकी से उसका जवाब भी देती है। आज भी आपने देखा होगा कुछ विपक्ष के विधायकों ने कुछ प्रश्न किए थे और संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हंगामा बरपा रहे हैं। आप सदन की कार्रवाई देखेंगे तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में इस बार का जो बजट है वो विकसित हरियाणा की नींव को रखने वाला बजट होगा। हरियाणा के हर वर्ग, हर जन को ध्यान में रख के बनाए जाने वाला बजट होगा। विपक्ष से विपक्ष के बाद चूंकि मुद्दे कोई भी बचे नहीं है, चाहे एसपीएससी की बात करें, चाहे बुजुर्गों की पेंशन को लेके बात करें, चाहे नौकरियों में भारी लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, उन सब मुद्दों की हवा निकल चुकी है। तो आज के समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उसके बावजूद ये हरियाणा के भविष्य को लेकर क्या चिंता हो सकती है उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए आज तैयार नहीं है, जो आज की सदन की कार्रवाई में हमें देखने को मिला। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। ललित अरोड़ा जी, अब आप कांग्रेस का पक्ष रखेगा, ये काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग क्यों कर रही थी कांग्रेस, इसको लेकर पहले तो जवाब दीजिएगा। और दूसरा, सत्ता पक्ष का कहना यह है कि मुद्दे नहीं बचे हैं अब, इसलिए सिर्फ हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हंगामा अगर होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है? तो क्या हम भाजपा की आरती उतारने के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं? ये भाई साहब बड़े सफाई से बोल गए कि मुद्दे नहीं है। क्या नशे का मुद्दा नहीं है? धान घोटाले में आपने 8 सेक्रेटरीज को अरेस्ट कर लिया या 8 अधिकारियों को अभी अरेस्ट किया करनाल असंध में, वो क्या मुद्दा नहीं है? बुजुर्गों की पेंशन कटौती की थी, फिर आपने डर के जो है वो 37,000 लोगों को दे दी क्या वापिस?
उसके अलावा एचपीसीसी भर्तियों में आप ये कह सकते हैं कि धांधली नहीं हुई है? क्या पेपर लीक के मामले नहीं हुए हैं? क्या आपका सेक्रेटरी नहीं पकड़ा गया था? अवैध माइनिंग रुक गई है? महंगाई और आर्थिक बदहाली खत्म हो गई है? कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव जो है मेरी बहन, वो प्रदेश में संगठित अपराध, गैंगवार, रंगदारी, गैंगस्टरों की बढ़ती संख्या, अब रोहतक की सारी घटनाएं आपने खुद कवर की होंगी, देखी होंगी। बिल्कुल। हुड्डा साहब ने क्या बोला है कि वही व्यक्ति सुरक्षित है जिसे कोई मारना नहीं चाहता। देखिए, एक ये कटाक्ष या चुटकी जो ली गई है, ये बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। यानी जिसको मुझे कोई मारना नहीं चाहता तो मेरे को क्या खतरा है? 60 से ऊपर गैंग है, आपको हो गए 1.5 साल 24 के बाद से लेके। आपने कहा कि जो हरियाणा से उनको भगा दिया जाएगा, हरियाणा छोड़ दो। कितने लोग छोड़ गए? और बढ़ गए। बम्बिया गैंग है, तीसरे चौथे पांचवें, कितने गैंग है? रोज 22 गोलियां एक आदमी को मार दो, आपकी पुलिस कहां पहुंचती है? आपका जो रिएक्शन टाइम है, कहते थे 6 मिनट है, मैं कहता हूं 6 घंटे में नहीं पहुंचते कई बार। इसके अलावा भाजपा सरकार अपराध नियंत्रण में तो नाकामयाब हुई है, निवेश रुक गया है। आप मुझे इतना बता दीजिए कि किस जगह नया निवेश हो रहा है? आपकी रेलवे लाइन तो जो है 8 प्रोजेक्ट लंबित है, 1 रुपया आपने अभी तक, आज देखेंगे बजट में आप 2 मार्च को कितना पैसा देते हैं। उसके अलावा बाहरी व्यक्तियों के रोजगार नहीं दिया आपने। आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा वालों की तो बाहर नौकरी मिलती है। ये कोई लॉजिक है क्या? आप जो है 77 वैकेंसीज में से 4 को हरियाणा को नौकरी दे दे, हम 71 की बात ना करें, यानी हमारे पास मुद्दा ही नहीं है। ऐसा कह देने से आप साफ निकल जाओगे, ये संभव है क्या? मैं इसके अलावा फैमिली आईडी की बात करूंगा, आप बता दीजिए। मैं अपनी आईडी की बात बता रहा हूं। 30/9 से मैं अपने बेटे के रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने के लिए यहाँ चक्कर लगा चुका हूं, जूतियां घिस गई, अभी तक रिकॉर्ड स्टेट नहीं हुआ। एडीसी ऑफिस में किसी की पैरवी लगाई, जन्म तिथि तक तो आप ठीक नहीं कर सकते। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कहो तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। देखिए, इस तरह से बात नहीं होता। 24 तारीख को हरियाणा के एमएलए जाएंगे पैदल मार्च करते हुए हरियाणा कांग्रेस भवन से, या वहां तक जाएंगे विधानसभा तक। 25 तारीख को कांग्रेस के आम लोग जिला वाइज वहां पहुंचेंगे। देखिए, कार्रवाई रोकने या स्थगन का प्रस्ताव तब ला जाता है जब गंभीर मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देती। राज्य में अपराध वाले मुद्दे पे क्या कांग्रेस ने ये काम रोको दिया, गलत दिया है? इसके अलावा आफ्ताब अहमद जी ने आज, अच्छा एक बात हो रहा है, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार है, मैं कई बार आपको फॉलो भी करता हूं, कि 2 बजे सत्र शुरू हुआ, 2 दिन की छुट्टी हो गई। भाई, क्या 2 बजे आप कह देंगे जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हो गया? था क्यों फैसला करते हो आप? 2 बजे मतलब 3 घंटे तो यही चलेंगे आज के। कोशिश ये होती है कि हर दिन कम से कम काम हो, क्या इसके ऊपर मैं बात ना करें? दूसरी बात यह कि आयुष्मान योजना पे आपके मंत्री जी ने, देखिए मैं कोई किसी का व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं वही बातें कह रहा हूं जो सदन में मैंने देखी, सुनी, या अभी मैं पढ़ रहा हूं। मैं पिछले 2.5-3 घंटे से ये देख रहा था कि हो क्या रहा है। तो क्या आयुष्मान पे जो है आपके उन्होंने कोई जवाब दिया? 1,32,000 बिस्तरों की हरियाणा में आवश्यकता है। अब ये तो बता दो कि 61,000 बिस्तर है, कब पूरे होंगे ये? इसके लिए बजट में प्रावधान हो, कुछ हो, इसके पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके मंत्री अगर कोई बढ़िया जवाब नहीं देती, आपने हाउसिंग बोर्ड का विलय कर दिया, नौकरियां पहले ही कम है, आपने 2 विभाग विलय कर दिए, सारे दफ्तर आप उनकी जमीन बेचेंगे, एम्प्लॉइज को इधर डाल दिया। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में जो घोटाले हो चुके हैं, जो पैसा लोगों का नहीं मिल रहा, 8-8 साल 10-10 साल से लोगों के रिफंड लंबित है, उस पर बात नहीं करते आप। इसके अलावा रघुवीर कादिया ने तो ये भी कहा बोर्ड को बहाल करो, बोर्ड को अकाउंटेबल बनाओ। बत्रा जी ने भी ये बात कही है। ये जनता के मुद्दे नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे हमारे जो सुरजेवाला जी सबसे यंगेस्ट जो विधायक है, उन्होंने 15 सवाल उठाए। आप एक आधे का भी जवाब दे देते ना तो मैं आपकी पीठ ठोकता। राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और जनरल ड्यूटी और पैरामेडिक स्टाफ की आपने स्वीकृत संख्या कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, बता नहीं पाते हो। भाई ये तो पहले सवाल है ना। क्या हरियाणा सरकार के पास में अपने डॉक्टरों की संख्या नहीं है? पेशेंट टू डॉक्टर रेशो क्या ये नहीं पता? ओपीडी की संख्या आप दे नहीं पाते? एक्सरे मशीन कितनी है, अल्ट्रासाउंड? आप मेरे साथ चलिए किसी भी सिविल हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में, इनके गोडाउन भरे पड़े बिना खुली मशीनों से, किससे बात करें? सवाल उठाए, ये सवाल नहीं है। देखिए, आयुष्मान योजना में इलाज नहीं होते, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बात होनी चाहिए। गीता बुक्कल ने अपने क्षेत्र की सड़कों पे बात करी, हर क्षेत्र की सड़कें खराब है। टाइलीकरण करते हो तो एक ही जगह 3-3 बार टाइलें लगा रहे हो।
आप कट्स की मरम्मत के लिए कितना बजट कर चुके हो? कभी आप कहते हो अंधों के लिए सड़क बना दी, कितने स्मार्ट सिटी बन गए हैं। ये मुद्दे हैं जनता के मेरे भाई। साहिब कौन है ये सतपाल जी? ठीक, इस पर जवाब देंगे संदीप जी। संदीप जी, आपका जवाब। देखिए, उनका कहना ये है कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता है हर जगह, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, इस वजह से आप उन्हें मुद्दा विहीन नहीं बता सकते हैं। उन्होंने जो तमाम इश्यूज उठाए हैं, जो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, वो जनता से जुड़े हुए हैं, जिस पर जवाब देना चाहिए। एंड बिकॉज उस पर जवाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से हल्ला मचाना पड़ रहा है ताकि आवाज सुनी जाए। पूजा जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से एक एक सवाल का जवाब दूंगा, बस आप मेरे को थोड़ा सा समय जरूर देना। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलूंगा कि जरा ध्यान से सुने एक एक चीज को लेके। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन की बात की थी। बुजुर्गों की पेंशन में सबसे पहली बात जो है, ये जो मुद्दा था, ये भ्रम और अफवाह थी जो कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा फैलाई गई थी। जब ये बात मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला, तो मीडिया ने पूछा कि आपने बुजुर्गों की पेंशन क्यों काट दी? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के सामने कहा कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन काटी नहीं गई है। उसके बाद क्या हुआ जी? वही चीज हुई। आज हरियाणा सरकार पूरे देश में हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला एकमात्र राज्य है, जहां पे बुजुर्गों को 3200 रुपए पेंशन के रूप में मिलता है। कांग्रेस की भी बहुत सारे स्टेट्स में सरकार होंगी, हालांकि अभी तो वो एक दो में ही बची हैं, बीच में रही होंगी, लेकिन कोई भी कांग्रेस का ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे 3200 रुपए किसी भी बुजुर्ग को पेंशन के रूप में मिलता हो। बुजुर्ग की बात हो चुकी है। इसके अलावा बुजुर्गों के साथ में दिव्यांग है, विधवा है और है, टोटल मिला के आज हरियाणा में लगभग 40 लाख लाभार्थी हैं जो सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी मैं बात करता हूं, इन्होंने बात की उद्योग की, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस उद्योग की बात कर रही है। एक छोटा सा मैं आंकड़ा आपको देना चाहूंगा पूजा जी। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से लेके 4 से लेके 2014 तक, तो उस समय सरकार उद्योग स्टेट में कैसे पनप रहे हैं, उसका एक छोटी सी चीज निकल के आती है कि सरकार का टैक्स कलेक्शन कितना होता है। उस समय मान लो एक्साइज टैक्स था, वैट था और भी कुछ तरीके के थे। हर महीने का जो टैक्स कलेक्शन था वो मुश्किल से 1500। सर, माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास वापस। दरअसल विधानसभा से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो दिखाते हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मंत्री जी ने पहले का जिक्र किया, उसका भी बताऊंगा। आज HKRM में जिन बच्चों को 5 साल हुए पूरे नहीं हुए हैं, 8000 से ज्यादा 4 माह का वेतन भी नहीं मिला उन्हें। पीपीपी के बहाने, वही पारिवारिक प्रमाण पत्र के बहाने उन्हें कई माह पोर्टल से गायब रखा गया। अब बताया जा रहा है कि उनके 3.5 माह का वेतन काटा जाएगा जब दिया जाएगा। और जो आपने पिछली कही डिप्टी स्पीकर सर, गंगवा जी भी इंडियन नेशनल लोकदल में थे, मैं भी था। आपके पिताजी भी 2009 में MLA थे, मैं भी था। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। मैं पहले भी सही था पंडित जी, मैं पहले भी सही था, आज भी सही हूं, परंतु आपसे भी प्रार्थना है कि आप बुजुर्ग हो, जो बोले करो ना ठीक बोले करो, ताकि भाईचारा बना रहे। डिप्टी स्पीकर सर, मैं जो कहने जा रहा हूं, उस समय हम विपक्ष में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए। मैं यहां बैठा था जहां डॉक्टर कादयान साहब बैठे। मैंने कहा, हुड्डा साहब आप पक्की नौकरी दो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों के साथ? इन्होंने कहा हमने नौकरियां निकाली हुई हैं, काम का अर्जा ना हो उसके लिए हम लोग आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए हैं। तो मैंने कहा फिर अगर आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए हो, इसके अंदर भी SC/BC की रिजर्वेशन का प्रावधान करो जो इन्होंने किया था। विपक्ष में होते हुए
हमारी बात इन्होंने मानी थी, ये पवार साहब बैठे हैं तो पूछ लो ना कराओ तो। उस समय भी रिजर्वेशन थी और आज आप सरकार दे रही है, जो ठेके पे नौकरी लगती थी उसमें रिजर्वेशन, और जो सरकार देगा उसमें रिजर्वेशन नहीं। ये मना परंतु एक बारी बैम कार्ड देने का यदि मंजूर कर लो, जो HPSC वाले रोल में कर रहे थे, एक बारी ले लो, एक्सेप्ट कर लो आप, फिर इनका राज बता देंगे। एक बार हाथ जोड़ का निवेदन है। चलिए, तो विधानसभा में सत्र की कार्यवाही जारी है, वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ आपसे कि देरी से आ रही हूँ आपके पास। दो बड़ी पार्टियों के टकराव के बीच में कहीं क्षेत्रीय मुद्दे दब तो नहीं जाते हैं? INLD क्या स्टैंड रखती है अपना? पूजा जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर नमस्ते और जय हिंद। देखिए पूजा जी, क्षेत्रीय पार्टियां ही वास्तव में किसी प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टी होती है, क्योंकि उसका हित और उसकी जो सोच है, उसकी जो नीति है, वो अपने क्षेत्र के लिए ही होती है और ना ही उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव होता है। और जो राष्ट्रीय पार्टियां ये कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्रीय जो हाईकमान है उसी के इशारे पर काम करती है और जो केंद्र सरकार है उसी के इशारे पर काम करने का काम करती है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, आपने देखा होगा, बार बार जिन मुद्दों को उठाती है तो उनको हल करवाने में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कामयाब भी होती है, क्योंकि वो एक तरफी होकर के उसकी विचारधारा सिर्फ अपने प्रदेश के लिए होती है, इसलिए वो उनको लागू करवाने में भी कामयाब होती है। जिस प्रकार से अभी बुजुर्ग पेंशन के बारे में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई संदीप गुप्ता ने दिया क्लैरिफिकेशन, मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से कि जो आपने कानून बनाए थे, 24,000 से ज्यादा का बिजली का बिल ना हो, 3 लाख से ज्यादा की आमदनी ना हो, 400 गज का प्लाट ना हो और 5 लाख से ऊपर की फसल की बिक्री ना हो, क्या ये सारे कानून, ये सारे जो प्रस्ताव बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के पास हो गए थे? क्या ये कह रहे कि जब लोगों ने, पत्रकारों ने बताया कि बुजुर्गों की पेंशन क्यों काट ली गई, तो इन नियमों के तहत वो काटी जा रही थी, रोकी जा रही थी, तो क्या मुख्यमंत्री की सहमति के बगैर ये सारे नियम पास हुए थे? कैबिनेट ने अपनी मर्जी से पास कर दिया था इनको? ये सब कुछ मुख्यमंत्री की नॉलेज में था और जानबूझ करके ऐसे नियम लागू कर दिए थे। अभी ये हमारे भाई कह रहे हैं लगभग 40 लाख पात्र हैं इसके। यदि ये सारे नियम लागू हो जाते तो हरियाणा प्रदेश में संदीप भाई 5 से 7 लाख ही पात्र बचते। सारे अपात्र करने का काम आपने शुरू किया था। वो अभय सिंह चौटाला ने जब मजबूती के साथ आवाज उठाई, तब मुख्यमंत्री ने ये बहाना बनाया कि मुझे तो पता ही नहीं था भाई क्यों रोकी गई है। तुरंत प्रभाव से इस पेंशन को डालने का काम करवाया गया मुख्यमंत्री महोदय के बाद। दूसरी बात, अभी संदीप जी ने उद्योगों के बारे में बात की। मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ और आंकड़ों से ही बताता हूँ, पिछले 5 वर्ष में 1446 फैक्ट्री उद्योग 1446 फैक्ट्रियां बंद हुई है हरियाणा में, कम हुई है पीछे से। और ये दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरे पास रखी हुई है, मैंने काट करके संभाल के रखी हुई है। यदि आपको सोर्स चाहिए तो ये दैनिक ट्रिब्यून का में छपा हुआ है। दूसरी बात, HKRL की अभी बात चल रही थी जो आपने बीच में सुनाया पूजा जी, ये एक बहुत बड़ा ठेकेदार बनाया गया और HKRL के माध्यम से जो व्यक्तियों का इनरोलमेंट किया जाता है वो कहीं न कहीं थोड़े पैसे पर एक तरह से सरकारी शोषण उनका होता है। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी? 50% से ज्यादा यहाँ पर पद खाली पड़े हैं, उनको रेगुलराइजेशन करने का काम क्यों नहीं किया जाए? इसके अलावा जैसे हमारे आदित्य चौटाला जी ने, डबवाली के विधायक ने सवाल उठाया और बहुत ही वाजिब सवाल उन्होंने उठाया कि जो टेल तक नहरों में पानी पहुंचाया जाता है, उसके लिए जो नहरों के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो किसानों को दिया जाता है, उसमें जो पानी निकासी के लिए आउटलेट होते हैं, जो मोगा जिसको बोलते हैं किसानी भाषा में, उन मोगों को बार बार छेड़ा जाता है। यानी अपनी सुविधा अनुसार किसका बड़ा बनाना है, किसका छोटा बनाना है,
ये ऐसा जो ना छेड़खानी क्यों की जाती है? ये सरकार जो है अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, दूसरों को नुकसान करने के लिए इस तरह की जो छेड़खानी करती है, इस सवाल के ऊपर सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। जो मैंने सुना है कि भाई उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि ये छेड़खानी क्यों होती है। जब एक बार नियम के तहत वो लग जाते हैं और जब उनको बार बार छेड़ा जाता है तो वास्तव में वो नुकसान की बात होती है। दूसरा सवाल आदित्य चौटाला जी ने पूछा कि जो HKRN के तहत आप डिप्लोमे वगैरह करवाते हो या उनको कौशल करवाने का काम करते हो, सर्टिफिकेट देते हो, उनको का नवीनीकरण क्यों नहीं किया जा रहा? आज हरियाणा प्रदेश का युवा रोजगार के लिए विदेशों की तरफ भाग रहा है, उनके लिए क्यों एक नया पैटर्न इस प्रकार का लेकर के नहीं आते कि वो यहाँ पर अपना उसमें महारत हासिल करे, उसमें ज्ञान हासिल करे। और बाहर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हरियाणा प्रदेश तो नौकरी बाहर वालों को देनी शुरू कर दी है। लगभग 50% लोग बाहर वालों को नौकरी देते हैं, तो हरियाणा की युवा को तो बाहर ही जाना पड़ेगा। तो कम से कम जो आपके निगम है उनमें इस प्रकार के ट्रेनिंग के कोर्सेज तो शामिल किए जा सके ताकि उनको वहां बाहर जाकर के ठीक से रोजगार मिल जाएगा। लास्ट वाला मेरा पॉइंट, हमारे जो अर्जुन चौटाला जी ने भी एक क्वेश्चन उठाया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कितने % पद खाली हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया 28% खाली है। भाई 28% तो आप खुद तब मान रहे हो जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती किए गए अध्यापकों को भी आप अध्यापक के वैकेंट पोस्ट फिल में मान लो कि भाई पोस्ट भरी हुई है। अगर उनको भी शामिल किया जाए तो लगभग 50% पोस्ट आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में खाली है। प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, लगभग 300 प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली कॉलेजेस में पड़ी है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का स्तर हमारा गिरता जा रहा है, जो कि स्वयं सरकार के SPSC के चेयरमैन ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। उसका रीजन ये कि वहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो क्यों इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई सही जवाब नहीं दिया गया। बाकी अभी दूसरा ही दिन है, हम इंतजार करेंगे और लास्ट तक देखेंगे क्या इनके ऊपर सरकार सही से जवाब लेकर के आती है। मैं उम्मीद भरोसा बिल्कुल बहुत जरूरी होता है विपक्ष सवाल उठाए तो उन सवालों के जवाब मिले, प्रॉपर्टी मिले में लॉटरी। सर आपके पास इन सब का जवाब संदीप जी आप देना, लेकिन उससे पहले मलकारिया सर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। जब आप विधानसभा का ये सत्र देखते हैं तो आपको लगता है कि जो तमाम इश्यूज विपक्ष रेस कर रहा है उस पर चर्चा करने के लिए सरकार इंटरेस्टेड नजर आती है, या जो एक सरकार का एजेंडा होता है जिसके हिसाब से उनको काम करना है इस सत्र में, उसको प्रायोरिटाइज ज्यादा किया जाता है? देखो, सरकार जो है उसको अपना हिसाब से काम तो करना होता है, परंतु जो विपक्ष द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे HKRN का उठाया गया, बैंक घोटाले का उठाया गया, और पेंशन की बात कर रहे थे। पेंशन को भी सरकार ने माना था कि हमने रोकी है, काटी नहीं, परंतु जब विपक्ष का दबाव पड़ा तो उन्होंने पेंशन भी जो है वो बहाल की, और जो नवंबर माह में पेंशन घोषित की थी, बढ़ाई थी 3200 रुपया, वो भी जाकर फरवरी मास में उनको दे दी गई, और उसका 400 रुपए एरियर था वो भी दिया गया। तो जो विपक्ष है वो जनता के मुद्दे उठाता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है और विधानसभा के माध्यम से पता लगता है, और जो विधायक है वो मुद्दे उठाते हैं। जैसे अब आदित्य चौटाला या दूसरे छोटे नए विधायक हैं, वो बड़ी अच्छी तरह सदन में मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को उस पर जवाब देना पड़ रहा है। अब जहां तक शिक्षा का है अगर 28% सरकार मान रही है कि पद खाली है और HKRN के मिलाकर खाली है, तो इसके मतलब ये अगर उनको निकाल दिया जाए तो कितनी पोस्टें खाली है। जब आपके पास एक तरफ बेरोजगारी है, स्कूलों में टीचर नहीं है, दूसरी साइड आप उनको पोस्टों को भरते नहीं। अगर आप स्कूलों में पोस्टों को भरेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह पुलिस में पद खाली होते हैं, दूसरे राजस्व विभाग में खाली होते हैं, तो उनको भरा जाना चाहिए, युवाओं को जो है रोजगार दिया जाना चाहिए। और जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उसको जो है उनको सीरियसली लेना चाहिए। वो जनता के मुद्दे होते हैं, और जनता के मुद्दे जो है लोग जो है वो टीवी पे भी आपकी कार्रवाई देख रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं। अगर सरकार जो है उस पर सही जवाब नहीं देती है और पूरा ध्यान नहीं देती तो उसका जो है वो बड़ा निराशक जो है प्रभाव
लोगों पे पड़ेगा। तो इस प्रकार सरकार को चाहिए कि जो विपक्ष के मुद्दे आते हैं और जो विधायक प्रश्न उठाते हैं उनको सीरियसली ले, और जनता के मुद्दों को, जैसे अब गैंगवार का चलता है हरियाणा में, अब गैंग पता नहीं कितने गैंग हो गई है, रोज घटनाएं होती है। बिश्नोई गैंग सबसे बड़ा मशहूर है, वो देश से विदेशों तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था की है, बेरोजगारी की है, ये जो भ्रष्टाचार है, नशाखोरी है, इन पे जो विपक्ष और जो विधायक मुद्दे उठाते हैं उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन्हें हल किया जाना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए। ठीक, संदीप जी अब आप जवाब दीजिएगा। विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो विवादित मुद्दे होते हैं, जिस पर कई तरह के पक्ष निकलकर सामने आते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए क्या सरकार तैयार है, या सिर्फ ये बोलने की बात है कि हम चर्चा करना चाहते हैं पर उनको वैसा जस्टिफाइड सा जवाब मिलता नहीं है? पूजा जी देखो, विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना। सरकार सदन में अपने जवाब दे रही है। यहाँ पे एक प्रतिनिधि के नाते मैं विपक्ष का जो भी साथी है उसके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इन्होंने बुजुर्गों की बात की थी, मैंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से एक चीज मैंने बताई है। इन्होंने उद्योग की बात की थी, तो मैं सिर्फ एक डेटा आपको दे रहा था कि 4 से 2014 के बीच में जब हुड्डा सरकार थी, उस समय जो हमारा हर महीने जो टैक्स कलेक्शन था वो कितना होता था? हार्डली 1500 से 2000 करोड़ रुपए पर मंथ। आज कितना होता है? आज होता है ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ रुपए पर मंथ। हरियाणा का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 10,000 करोड़ रुपए पर मंथ है। तो मैं साथियों से पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हरियाणा में इंडस्ट्री की दशा बड़ी दयनीय है, ये बोल रहे हैं कि एमएसएमई है उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, फैक्ट्रियां हैं वो इतनी बंद हो चुकी हैं, तो इनसे एक छोटा सा सवाल है कि आपके अनुसार जब इतनी दयनीय स्थिति है तो जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है? इनको मैं बताना चाहूंगा कि 2025-26 में हरियाणा से लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट है वो निर्यात किया गया है। 1,75,000 करोड़। ये डाटा मेरा अपना नहीं है, ये डाटा आपको जहां भी आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से उसमें मिलेगा। तो सिर्फ ऐसे कह देने से फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योगों की स्थिति खराब है, ऐसे नहीं होता। ये आप कैलकुलेशन कीजिए, कहां पे 1500 करोड़ रुपए पर मंथ और कहां पे 10,000 करोड़ रुपए पर मंथ। अब ये बोल रहे हैं कि सरकार में एक पैसा निवेश का नहीं आया। इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैं याद दिला देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जापान दौरे पे गए थे अभी पीछे, 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। उसके जस्ट बाद आपने कुछ समय बाद देखा होगा 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सोना में हमारे यहाँ पे आया है। जो टीडीके कॉर्पोरेशन कंपनी है उसने जो उन्नत किस्म की लिथियम बैटरी बनती है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। और मैं साथियों को बताना चाहूंगा, पूरे भारत का लगभग 40% जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ पे होगा। तो ये तो 3,000 करोड़ का तो मैंने जस्ट अभी बताया, 5,000 करोड़ के एमयू का बताया, और ये बोलते हैं रोजगार नहीं मिलता। जब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है तो 5 से 10,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपके समय में रोजगार की क्या स्थिति थी? कोई भी आदमी है, हरियाणा का हर आदमी भली भांति परिचित है। मैं पक्की रोजगार की बात कर देता हूं। इनके समय में 2004 से 14 के बीच में लगभग 80,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार का पैमाना क्या था उस समय पूजा जी? भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, परिवारवाद था, और खर्ची थी। ये 4 क्वालिफिकेशन में से जिसके पास क्वालिफिकेशन होती थी उसको रोजगार मिलता था। हमारे यहाँ पे बिना किसी पर्ची खर्ची, बिना भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, सिर्फ युवाओं की काबिलियत के हिसाब से हमने युवाओं को रोजगार दिया। कितने युवाओं को रोजगार दिया? पिछले 10 साल में 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हमने रोजगार दिया है। पक्के रोजगार हैं ये जनता को गुमराह करते हैं कि HKRN से किया और ये किया वो किया। 1,80,000 युवाओं को पक्का किया। और अभी तो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 2024 में विधानसभा का चुनाव था, कांग्रेस ने 25,000 युवाओं की नौकरी को लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पर सर इतनी नौकरियां युवाओं को मिली है तो फिर डंकी रूट से बाहर क्यों जा रहे हैं युवा? एक उससे मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी, कलम हमारे हाथ में आएगी, सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ बाद में ली, 25,000 युवाओं के रोजगार को पक्का करने की गारंटी की थी। तो आप मेरे को ये बताइए, जो लोग चुनाव में बोलियां लगाते हैं, मैं बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं, जो युवाओं की हुनर की, उनकी काबिलियत की, उसको दाव पे रख के बोलियां लगाते हैं कि मेरे को वोट दे दो, मैं 100 नौकरी मैं लगा दूंगा, मेरे को वोट दे दो, मैं 50 नौकरी मैं लगा दूंगा। तो युवाओं के रोजगार की बोलियां लगाने वाले लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया। बड़ी अजीब पीड़ा है। अब मैं बात कर लेता हूं मेडिकल व्यवस्था की। मेडिकल व्यवस्था आपके समय में क्या बेहाल थी, बताने की जरूरत नहीं है। अखबारों में डेली आता था कि आज वो तड़प के मर गया, आज वो तड़प के मर गया। हमारी सरकार आने के बाद 2014 से 2025 तक आपके समय में 6 मेडिकल कॉलेज थे हरियाणा में। आज लगभग आपके समय में कितनी बार स्ट्राइक कर दी गई? आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट नहीं हो रही थी, कितनी बार स्ट्राइक की गई है? मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं को रोका गया है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं पूजा जी ये बता रहा हूँ कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनकी तो कोई योजना ही नहीं थी। ये मोदी जी की सरकार है, नायब जी की सरकार है, जिन्होंने 70 वर्ष वाले बुजुर्गों को ये कमिटमेंट किया, ये गारंटी दी कि आपके स्वास्थ्य की जो चिंता है वो नायब जी की सरकार करेगी, मोदी जी की सरकार करेगी। इन्होंने तो अपने हाल पे छोड़ दिया था बुजुर्गों को। अच्छा, तो ये किसने किया? हमने किया। किडनी के पेशेंट की क्या दिक्कत थी? डायलिसिस के लिए जाते थे, चक्कर काटते थे, 50-50 हजार रुपया लगता था एक सप्ताह का। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर जिला अस्पताल, हर मेडिकल कॉलेज में फ्री में डायलिसिस की सुविधा। सर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जो 2047 का लक्ष्य आपने रखा है, जो विजन रखा है, वो 26 में ही पूरा हो गया है हरियाणा प्रदेश में। मैंने तमाम बातों पे जिक्र आपने किया, ठीक है, वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे बताई है, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है पूजा जी। एक मैं फैक्ट्स ठीक है, इस पे जवाब दीजिए। ललित जी आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। उनके हिसाब से तो हरियाणा विकसित हो चुका है अब, और सारी फैक्चुअल बातें वो कह रहे हैं। इनके जवाब जो फैक्चुअल जिसको आप कह रही हो ना, मैं तो मतलब अचंभित रह गया हूँ। हर जिले में मेडिकल कॉलेज है भाई, 23 जिले हैं, मुझे आप 10 जिलों के मेडिकल कॉलेज बता दीजिए कहाँ है। प्राइवेट सेक्टर में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? एक को अल्फला को आपने फरीदाबाद वाले को तो बंद ही कर दिया। ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आंकड़े मेरे पास है, मेरे पास मेडिकल कॉलेज के नाम भी पड़े हैं। दूसरी चीज, असेंबली में आप क्या बोलते हो ये आपको पता होना चाहिए। नूह में प्रति व्यक्ति आए 60,000 रुपए और गुड़गांव में 10 लाख रुपए है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर गुड़गांवा जिले की आय निकाल दे जहां मल्टीनेशनल के ऑफिस है, तो आप पूरे हरियाणा में जो असमानता है आपको शर्म आएगी। आप कभी डाटा देके तो देखिए। आप रीजनल इम्बैलेंस की बात नहीं करते। आपसे पूछ लो तो क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? ये सवाल पूछते हैं, सवाल तो पूछेंगे विपक्ष में भाई। आप सवाल पूछिए, आपका स्वागत है, लेकिन आपके समय में तो गुड़गांव की हालत दयनीय थी। मैं तो मुंह की बात ही नहीं कर रहा। आपके समय में गुड़गांव की हालत एक खस्ता हो चुकी थी। ललित जी आप बताइए ना, उस समय गुड़गांव की हालत क्या हुआ करती थी? या तो आप बोलिए या मुझे आप दीजिए। संदीप जी, तभी तो आपको लेकर आए थे। होता क्या है, एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो हालात बेहतर होंगे, और अब हम बात इस चीज पे कर रहे हैं कि हालात कितने बेहतर हुए। बीच में इंटरव्यू मत कर लीजिए प्लीज। ललित जी को बोलने दीजिए उनके टाइम पे। ललित जी, आज हरियाणा में प्रति व्यक्ति आए पूरे देश में जो टॉप के 5 स्टेट है उनमें हरियाणा का नंबर आता है। ठीक है ललित जी, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं होता। हरियाणा जो विकसित हरियाणा बनने की तरफ कदम। संदीप जी, आपके बारे में किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज उनके बारे में मत बोलिए, अदरवाइज किसी की आवाज नहीं जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। ललित जी, आप कंटिन्यू करिए। सुनिए, हरियाणा बना 1966 में, और 66 से 68 तक कोई 48-50 हजार के करीब नए लोगों को भर्ती करनी पड़ी, सेक्रेटरीट बनी और बहुत सी चीजें बनी। वो मैक्सिमम लोग 2024, 25, 26 में रिटायर हो गए। आप मुझे एक डाटा दे दीजिए कि आपकी सरकार के टाइम में हरियाणा में कितने लोग रिटायर हुए और उनकी जगह आपने कितनी वैकेंसी भरी है। आप मतलब रिटायर लोगों के बदले में लोगों को भरने को भी कह रहे हो हमने रोजगार दिया। दूसरी चीज, जब आपने कहा कि 25,000 लोगों को वैकेंसी की, कोर्ट में कांग्रेस गई थी या कैंडिडेट गए थे? पहले इस बात का खुलासा हो जाए। तीसरी चीज, आपने जो 25,000 दी उनमें से कितने लोगों को आपने निकाला है? 12,000 टोटल नौकरियां दी, 13,000 को तो एग्जिट कर दिया आपने।
आप आंकड़े को ये मत सोचिए, हम भी इसी समाज में रहते हैं, सारी उम्र इसी काम में बीत गई। आप मुझे ये बता दीजिए कि असमानता क्यों है। इसके अलावा एक और चीज, पुलिस विभाग में 18,000 भर्तियां पेंडिंग हैं और आप कहते हो कि वैकेंसी, यहाँ पे सारी वैकेंसी हमने भर दी। इतना झूठ बोल के आप क्या कहते हो, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? एक सवाल और, अभी जो है विधानसभा में सवाल पूछा, बड़ा बहुत शानदार सवाल किया गया। वो सवाल ये था कि भाई अनुसूचित जाति के लोगों की जो है आप आरक्षण नहीं देते, उनकी वैकेंसियां नहीं भरते प्रमोशन के लिए। जब आप नहीं भरते हो तो या तो आप उनको खाली छोड़ते हो या फिर जनरल कैटेगरी को देते होंगे। मुझे जनरल कैटेगरी से भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन SC ST के मुद्दे पे आपके मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप सवालों का जवाब ना दो कोई बात नहीं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस मशीन कितने जिलों में है आप ये तो बता दो। 23 जिलों में आपकी डायलिसिस मशीन कितने दिन और कितने जिलों में काम कर रही है? अभी मेरे सवाल और भी है। सवाल ये है कि शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में काम के घंटे बढ़ाए 10 घंटे। आप मजदूरों का शोषण करवाते हो, आप जो है वर्क टू लाइफ बैलेंस को खत्म करते हो। पहले 8 घंटे में आदमी काम करके आ जाता था, अब आप जो है अवैध स्टोन क्रशर की बात हम करें तो आपका ये जन विश्वासघात नहीं है? अरावली में क्या हो रहा है हमें दिखता नहीं है। मिड डे स्कीम पे सवाल ना उठाए और जिलावार वर्षवार लाभार्थी बजट आवंटन, वितरण और भोजन की गुणवत्ता पे बात ना करें। आपने मनरेगा में कितने लोगों की पेमेंट रोकी हुई है, कितने दिन रोजगार दिया 2025 में? जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप दूसरी तरफ मुंह करके चल देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे उठेंगे। अभी तो आधा दिन। ठीक है, जवाब संदीप जी आपका। जी देखो, इन्होंने आपके चैनल पे इतना बड़ा झूठ बोला है, अभी मैं बताता हूं। और मैं ललित जी को भी बोलूंगा कि आप एक बार विधानसभा की कार्रवाई देखना। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक ने पूछा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसको लेके इनके मंत्री ने जवाब नहीं दिया। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ मंत्री जी ने क्या कहा, सुन लीजिए अब आप। मंत्री जी ने जो कहा वो आपको बता रहा हूँ। मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह फैसला किया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी। इसके बाद यह मामला चला गया हाई कोर्ट में। अभी हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है, प्रमोशन में रिजर्वेशन देते वक्त क्रीमीलेयर का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पे काम करेगी। अब आप मेरे को बताइए कि आपके जेनू जैसे चैनल के ऊपर बैठ के पूरे जनता को गुमराह कर रहे हैं कि इनके मंत्री जवाब नहीं दिया। अरे हमारे भाई साहब, एक एक मंत्री ने एक एक बात का जवाब दिया है। जैसे यहाँ पे भाजपा का प्रवक्ता आपको जवाब दे रहा है, इससे भी बेहतर तरीके से सरकार विपक्ष के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके हर एक बात का जवाब देती है। लेकिन आपका मकसद क्या है? सिर्फ जनता में भ्रम की राजनीति करना, अफवाहें फैलाना, सिर्फ ये बचा है। अब ये श्रमिकों की बात कर रहे थे, भाई आप मेरे को बताओ, जो VBG राम जी हम लेके आए हैं वो श्रमिकों के लिए है। इनके समय में मनरेगा था। पूजा जी एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा फिर आप बोलेंगे मेरे को। इनके समय में जब हुड्डा सरकार थी 4 से 14 के बीच में मनरेगा के तहत जो श्रमिकों को जो पैसा दिया गया वो दिया गया मात्र 2000 करोड़। कितना ललित जी? सिर्फ मात्र 2000 करोड़। हमारे समय में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने, अभी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। 10 साल में हमने जो पैसा दिया श्रमिकों को वो दिया 5000 करोड़। अब आप बताइए, आप ये मनरेगा लेके आए थे, आपकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार थी, उसके बावजूद आपने 2000 करोड़ दिया और हमने 5000 करोड़ किया। तो श्रमिकों का किसने किया? ठीक है ललित जी, आपका इस पे छोटा सा रिएक्शन। जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके समय में जो काम ललित जी आपका इस पे छोटा सा रिएक्शन, फिर विजेंद्र जी के पास चलते हैं। अगर 125 दिन कर दिया तो आपको दिक्कत क्या है? 125 करने से हर श्रमिक को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए लेट हिम आंसर ना सर, लेट हिम आंसर। ललित जी आपका छोटा सा रिएक्शन इस पे। मेरा इनसे एक ही सवाल है, मनरेगा में 1/4/25 से और आज तक यानी 10-11 महीने में कितने लोगों को कितने दिन रोजगार किया और भुगतान किया? दूसरी बात, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 600 रुपए थी उस समय और आज मेरी तनख्वाह 3000 है, क्योंकि ये महंगाई भत्ते मिला के तनख्वाह मिलती है। उसी तरह से अगर आपने 2000 के 5000 करोड़ किए हैं तो डॉलर का रेट क्या था, आज क्या रेट है? 40-50 रुपया फर्क हो गया। आपको ना तो महंगाई दिखती है ना इन्फ्लेशन रेट दिखता है। आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हो। जैसे कैलकुलेशन जब 4 से 14 के बीच में आपकी सरकार थी तब नहीं आया ये। आप सरकार के केंद्र में
2004 से 14 के बीच में आपने टोटल कितने बजट का प्रावधान किया? 10 सालों में आपने कितने लोगों को पैसा दिया? आपने दिया मात्र 2 लाख करोड़ का। कितना? 2 लाख करोड़ दिया है पूरे देश भर के श्रमिकों को आपने। बजट में हमने प्रावधान किया, हमारी 10 साल से सरकार है, हमने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा श्रमिकों को बांटे। अब आप बताइए कितनी महंगाई बढ़ गई? ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी ये सत्र और प्रोडक्टिव बने, उत्पादक बने, उसके लिए क्या जरूरी कदम लेके बैठा हुआ उठाने चाहिए? नहीं होने देंगे, चाहे आप जितनी कोशिशें कर लीजिए। एक्चुअली लोग चाहते हैं कि श्रमिक का उत्थान हो। ओनली विजेंद्र जी विल स्पीक नाउ। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। प्लीज लिसन। जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज चला हुआ है, और विधानसभा में इनके मंत्री ने अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले ही कहा कि 13 मेडिकल कॉलेज हमारे कार्यरत हैं। अब ये खुद ही झूठ बोल रहे हैं। जुमलेबाजी कौन फैला रहा है? ये तो क्लियर है। आज ही मैंने सुना घनश्याम जी ने विधानसभा में बताया कि हमारे 13 मेडिकल कॉलेज हरियाणा प्रदेश में कार्यरत है, और ये मेडिकल कॉलेज कार्यरत है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 3,48,000 रुपए हो गई है। संदीप, 3,48,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हरियाणा प्रदेश में हो गई है, आप लोग कहते हो। और उधर 75 लाख फैमिली में से 53 लाख फैमिली बीपीएल में है। तो ये 75 में से लगभग 2/3 फैमिली बीपीएल में है। तो ये किस प्रकार की प्रति व्यक्ति आय है? यानी गिने चुने लोगों के हाथों में आपने संपत्ति को इकट्ठा करने का काम कर दिया है। दूसरी बात, जिस प्रकार से बैंक घोटाला आया और अनिल विज ने श्रम विभाग में स्वयं माना कि 1500 करोड़ रुपए का घोटाला तो मैंने निकाल दिया और भी ज्यादा निकलेगा। कैग की रिपोर्ट में आ गया लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला आ गया है। आखिर ये घोटाले पे घोटाला क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। भाई, पहली कलम से 25,000 नौकरियां देने का काम किया नायर सिंह सैनी ने। 25,000 में से प्रमोटेड कितने थे? जो ग्रुप डी वाले सी में आए थे। मुश्किल से 7-8 हजार नए युवाओं को आपने नौकरी देने का काम किया था। बाकी सारा का सारा जुमला है। इसके अलावा आप कहते हैं कि भाई हम बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देते हैं। आपके लगभग 3 दर्जन से ज्यादा पेपर के घोटाले हुए, पेपर लीक आउट हुए। इसके बाद आपके एचपीएससी के जो चेयरमैन है, उसमें चेयरमैन के दफ्तर में टैची की टैची नोटों से भरी हुई मिली है। अब स्वास्थ्य की बात कही इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने, कि स्वास्थ्य में हमने बेहतर काम कर रखा है। इतने दिन मेडिकल एसोसिएशन की स्ट्राइक रही। उन्होंने कहा कि हम इलाज नहीं करेंगे जब तक हमारे को पिछली पेमेंट नहीं दी जाएगी। कितने किसान बैठे हैं मैंने रेस किया है अभी, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं विजेंद्र जी, ये मेडिकल एसोसिएशन की जो स्ट्राइक रही थी, उन्होंने इलाज करने के लिए मना कर दिया था। ये इशू भी रेस किया था और बड़ी स्मार्टली संदीप जी आपने उसका जवाब नहीं दिया था। अब आप 2 बार हो गया ये सवाल, जवाब दीजिए। देखो, मैंने तो एक सवाल का जवाब दिया है। अब ये फिर से मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, इनेलो के साथी रोजगार की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जनता को भ्रमित किया, युवाओं के साथ ठगी की है। पूजा जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जिनके नेता फर्जी तरीके से रोजगार देने के चक्कर में 10 साल की सजा काट के आए, 10 साल की, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने 10 साल में लगभग 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया, बिना पर्ची खर्ची दिया। और आरोप कौन लगाने वाला है? जो बेबुनियाद तरीके से अपनी मर्जी से, अपनी कलम से, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को जिन्होंने रोजगार दिया। अब मैं एक और बात बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये किसी ने बताया था, तब ऐसे बात चली। एक कॉलेज में प्रोफेसर साहब लग गए और वो जब पढ़ाने लग रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, तो वो एक बार बोर्ड के ऊपर जाए, फिर बुक में आके देखे, और फिर जाए, फिर बुक में आके देखे, वो हो गए पसीना, बिल्कुल पसीना पसीना। तो किसी ने कहा बाद में आफ्टर क्लास के, भाई क्या चक्कर, आप इतना देख के पढ़ा रहे हो और ये है वो है। उनका कहना था, साहब चौटाला साहब के पास गए थे नौकरी के लिए,
कहा था हरियाणा पुलिस में लगा दो, लगा दिया प्रोफेसर। ये हालत थी पूजा जी, आप सोचिए। हरियाणा तो वो बदलना था, तभी तो आपको लेकर आए थे ना। मेडिकल एसोसिएशन के स्ट्राइक पे भी जवाब नहीं दिया आपने। आयुष्मान योजना को लेकर पेमेंट नहीं हुई, जिसको लेकर काफी दिनों तक एसोसिएशन स्ट्राइक पर रहा और फिर बातचीत हुई, फिर जाके आश्वासन मिला, उसके बाद भी 1-2 बार वो स्ट्राइक और हुई है। उस पर जवाब दीजिए ना सर फटाफट। उनका काम बेहतर नहीं था, तभी तो आपको लेकर आए थे। हमको लेके आए तो हम जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे, तभी तो तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार बनी ना पूजा जी। हमने जनता को गुमराह करने का काम तो नहीं किया, हमने जनता को भ्रमित करने का काम नहीं किया, हमने जो कहा वही किया। हमने झूठे वादे नहीं किए जनता से, हमने जो जनता को कहा वो हमने करके दिखाया। इसलिए जनता ने तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत सरकार बनाई है, ऐसी वैसी नहीं बनाई थी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ। हालांकि बजट सत्र के कार्यवाही को लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसी पर आज बात कर रहे थे। मोटिव ये था बात करने का कि ये सत्र की जो कार्यवाही है कितनी प्रोडक्टिव रह रही है, उस पर पक्ष का क्या कहना है, यानी सत्ता पक्ष, सरकार का, विपक्ष का क्या कहना है। और उसको लेकर सीनियर जर्नलिस्ट से भी बातचीत कर रहे थे कि जनता की अपेक्षाएं जो सत्र की कार्यवाहियों को लेकर होती है, क्या उस पर अभी सरकार और विपक्ष खड़ा उतर पा रहा है या नहीं उतर पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।